जब इसका कंपैरिजन कंट्रोल शिफ्ट डाउन सबके साथ होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया कि रैंक देना है इस नंबर को, स्टूडेंट की, पहले स्टूडेंट की परसेंटेज को, लेकिन कंपैरिजन करेंगे हम पूरे 50 स्टूडेंट के साथ। ये रेंज हमने सेलेक्ट किया I2 से लेके I51 तक। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ज़रा एंटर करके देख लेते हैं। 42 इसका रैंक बन रहा है। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो सबका रिज़ल्ट आ जाएगा। ज़रा गौर करते हैं कि ये रिज़ल्ट्स ठीक हैं कि गलत। थोड़ी देर देखें ज़रा। जी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि 47% पे एक स्टूडेंट का डी ग्रेड आ रहा है, और जनाब 47 पे ही डी ग्रेड आ रहा है। 61 पे ये पास हो रहा है, 61 पे इसका बी ग्रेड आ रहा है, और 64 पे ये पास है, और ये इसमें पास है। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं कहूँ कि आप क्लास में फ़र्स्ट आओ, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो आपका जवाब क्या होगा? जब क्लास में एक ही स्टूडेंट हो तो बंदा फर्स्ट ही आता है, ऐसे ही है। ठीक है ना? तो बेसिकली इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। आपने जब कंपैरिजन करना है, वो पहला स्टूडेंट हो या आखिरी स्टूडेंट हो, कंपेयर तो 50 के 50 से ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक स्टूडेंट को की परसेंटेज को 50 से कंपेयर करो, और जब तक आप नीचे जाते जाओ तो स्टूडेंट आप ऊपर से कम करते जाओ, और आखिरी स्टूडेंट का कंपैरिजन सिर्फ अपने साथ ही रह जाए। इस सिचुएशन में तो क्या होगा, अगर मैं इसको 30% भी दे दूं तो इसने फर्स्ट ही आना है। ठीक है, क्योंकि डबल क्लिक करके अगर मैं देखता हूँ, इस सेल का कंपैरिजन ऊपर किसी स्टूडेंट के साथ नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने साथ ही है। बेसिकली होता क्या है कि जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फिल सीरीज़ की असाइनमेंट में, कि सेल का रेफरेंस जब आप देते हो तो वो वेरिएबल रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नीचे रिज़ल्ट्स ड्रैग होंगे तो आपको अपडेटेड रिज़ल्ट्स दिखाएगा, लेकिन कहीं कहीं जब आपका कंपैरिजन होता है, जिस तरह रेंज है, तो इसमें कुछ चीज़ें मूवेबल होनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं। मतलब कि मैंने इस स्टूडेंट को रैंक देना है, तो इधर तो इसको देना है, लेकिन नीचे तो किसी और को देना है, उससे नीचे इसको रैंक देना है, उससे नीचे इसको रैंक देना है। तो इसका मतलब है सेल्स तो मूव हों, लेकिन रेंज, मतलब इन कंपैरिजन विद हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये 50 से अगर कंपैरिजन इसका हो रहा है कि मतलब इनकी आउट ऑफ 50 क्या पोजीशन है, तो नीचे वाले की भी आउट ऑफ 50 होगी, ना कि 49। लेकिन रेंज भी जब आपका सेल के रेफरेंसेस के साथ होगी तो ये भी नीचे मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले सिलेक्शन को छोड़ती जाएगी और नीचे वालों को सिलेक्ट करती जाएगी। इसको आपने स्टैटिक करना है कि जितना भी हम नीचे ड्रैग कर दें, ये रेंज अपनी जगह से पोजीशन ना हिलाए। कैसे करना है? आपने पूरी रेंज को सिलेक्ट करके F4 का बटन दबा देना है। अच्छा, F4 का बटन में कुछ लोगों के लैपटॉप में FN मतलब फंक्शन की दबा के F4 दबाया जाएगा, और कुछ में सादा आप F4 ही दबा दें तो उससे भी ये फ्रीज़ हो जाएगा। बेसिकली फ्रीज़ होने की निशानी क्या है कि इसमें डॉलर और डॉलर साइन आ जाते हैं। इसकी डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने कहना है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को रैंक देना है, तो ये दिस सेल शुड मूव बट दिस रेंज शुड बी स्टैटिक, बिकॉज कंपैरिजन हमेशा 50 स्टूडेंट के साथ ही रहेगा। इसको क्लिक करके, डबल क्लिक करके अगर मैं एंटर करूं, हाँ, अब हमारी पोजीशन ठीक हो गई है। साथ ही साथ थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं। मैं देखता हूँ ऐसी रैंडम मार्क्स, 43 स्टूडेंट के 87 मार्क्स हैं, बड़े ज़बरदस्त मार्क्स हैं। किस सब्जेक्ट में? नज़र आ रहा है कुछ? नहीं, इसलिए क्योंकि आपके कॉलम्स, मतलब जैसे ही आप रिज़ल्ट
नीचे लेके आते हो तो आपकी हेडिंग्स गायब होने लगती हैं, जो कि अगर ज़्यादा डेटा हो आप उसके हिसाब से देखना चाह रहे हो कि आप किस कॉलम में हो या किस डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहे हो। तो आपने अगर एक ट्रांजैक्शन चेक की जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट है, 89, जिस तरह 36 स्टूडेंट के 89 मार्क्स हैं, मैं देखना चाहता हूँ किस सब्जेक्ट में, तो बार बार मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, सिर्फ हेडिंग्स देखने के लिए। तो हमने बेसिकली करना क्या है कि एज़ आई मूव डाउनवर्ड्स, तो ये हेडिंग आपकी ना गायब हो, ये सारी हेडिंग अपनी जगह पे स्टैटिक रहे, नीचे डेटा जो है वो मूव होता रहे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आगे जाके रिकॉर्ड्स देखता हूँ, अब मैं रैंक देख रहा हूँ, मुझे आगे जाके पता ही नहीं है कि कौन से स्टूडेंट का रैंक है, तो मैं कुछ इस तरह का चाहता हूँ कि जब मैं आगे जाऊँ तो स्टूडेंट के नाम ना गायब हो, जब मैं नीचे जाऊँ तो ये हेडिंग्स ना गायब हो। इसके लिए एक ऑप्शन यूज़ होती है फ्रीज पेन्स की, ठीक है। आप व्यू में जाएंगे और फ्रीज पेन्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ पहला ऑप्शन ही काम का है, फ्रीज टॉप रो जो है वो ऑप्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होता। टॉप रो का बेसिकली मतलब है कि पहली रो उसकी कोई भी हो वो फ्रीज़ कर दे। तो पहली रो में तो नॉर्मली कंपनी का नाम ही होता है, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर नॉर्मली सीरियल नंबर्स वगैरह होते हैं। आपको चाहिए इस तरह की चीज़ जो आप खुद डिसाइड कर सको कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आगे जाऊँ तो हेडिंग्स ये ना गायब हो नाम, जब मैं नीचे जाऊँ तो ये हेडिंग्स ना गायब हो। तो इसका मतलब है यू हैव टू चूज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट। आपने वहाँ पर कर्सर रखना है जहाँ से पीछे की चीज़ और जहाँ से ऊपर की चीज़ आप सब कुछ फ्रीज़ करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ तो फ्रीज़ पेन्स क्या क्या फ्रीज़ करेगा। पेन का मतलब होता है एक पूरा एरिया। अगर कर्सर से ऊपर वाला फ्रीज़ हो रहा है तो ये पूरा की पूरी रो जो है वो आपकी फ़िक्स हो जाएगी, और अगर कर्सर यहाँ पर है तो ये तो फ्रीज़ होगी, साथ में आपकी इससे पीछे का एरिया ये भी फ्रीज़ हो जाएगा। मतलब अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो आपका ऊपर का पूरी रो, पीछे का पूरा कॉलम फ्रीज़ हो जाएगा। ज़रा टेस्ट कर लेते हैं हम। व्यू फ्रीज़ पेन्स, कर्सर हमने यहाँ पर रखा हुआ है, व्यू में फ्रीज़ पेन्स में जाके पहला ऑप्शन, ये देखें आपको लाइन ये नज़र आ रही है, ये लाइन नज़र आ रही है, ये एक इंटरसेक्शन लाइन बन गई। अब अगर मैं नीचे जाऊँगा तो आपकी हेडिंग्स नहीं गायब होंगी, और अगर मैं आगे जाऊँगा तो आपकी स्टूडेंट के नाम नहीं गायब होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, नाउ फॉर्मेटिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको मैं वापस अपने उसमें कर देता हूँ। बेसिकली आपने ये कलर्स ख़त्म करने हैं तो आप इसी ऑप्शन पे वापस आके होम में इसको नो फिल कर दें, ठीक है। इसको भी आप नो फिल कर दें। अच्छा, फॉर्मेटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई भी काम कर लिया हो उसकी तब तक वैल्यू नहीं बनती जब तक उसमें कोई अच्छी लुक ना हो, ठीक है। कोई चार्ट्स ना हो, कोई प्रेजेंटेशन ना हो, कोई कलर्स ना हो। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, चलो कि इसको कोई लाइट सा शेड दे देता हूँ, ठीक है, और इसको वाइट ही रखता हूँ। नीचे वाले को मैं कुछ इस तरह से शेड दे देता हूँ, उसके बाद वाले को वाइट ही रखता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ फॉर्मेटिंग बेहतर तो नज़र आ रही है, लेकिन इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। Ctrl+Z करके मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। क्यों ना मैं पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट करूँ विद हेडिंग्स। अच्छा, जब भी मैं आपको कहूँ कि आपने डेटा सिलेक्ट करना है विद हेडिंग्स, आपने याद रखना है कि आपने वो हेडिंग सिलेक्ट करनी है जो कि डेटा की अपनी हेडिंग्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इससे ऊपर द एजुकेटर स्कूल लिखा होता, स्कूल, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपने डेटा सिलेक्ट करना है विद हेडिंग्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हेडिंग आपने सेलेक्ट करनी है। इस हेडिंग का इस डेटा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने वो हेडिंग सेलेक्ट करनी है जिसका डेटा से ताल्लुक़ है। इनका ताल्लुक़ है तो Ctrl+Shift+Right एंड डाउन। उसके बाद
मैं जस्ट कंट्रोल टी दबाऊँगा, एंटर कर दूँगा, ये लीजिए आपकी फॉर्म